शुरुआती भारतीय बाजारों के खुलने की पहला सौदा में आप सबका स्वागत है और हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ है राजेश सातपुते, देवांग मेहता और जेके जैन। पॉजिटिव शुरुआत होने के आसार दिख रहे हैं एसजीएक्स निफ्टी पर 35 अंकों की मजबूती के साथ और कल बाजार बंद होने के बाद से ही लगातार एसजीएक्स निफ्टी पर मजबूती बरकरार रही। हालांकि एशियाई बाजार में ठंडा कारोबार है, निक्केई के बाजार मामूली नीचे है, हांगकांग के बाजार जरूर एक बड़ी उछाल दिखाने की तैयारी में। कल की अंडर परफॉर्मेंस से रिकवर करते हुए हांगकांग के बाजार, शंघाई भी 1% मजबूत। तो एशियाई बाजारों में कारोबार दोनों तरफ होता हुआ दिखा, लेकिन अच्छी बात है कि जो बाजार कमजोर है वो बहुत ज्यादा कमजोर नहीं है और खासतौर से अमेरिकी बाजारों की 125 पॉइंट की कमजोरी के बावजूद एशियाई बाजारों में स्टेबिलिटी है और अमेरिका में भी कल देर रात लोअर लेवल से थोड़ी रिकवरी जरूर आते हुए दिखी थी, तो उसका फायदा हमें आज के सेशन में जरूर मिलने वाला। तो ये है शुरुआती संकेत देखना है, भारतीय बाजार आज 8800 की तरफ बढ़ने की कोशिश कर पाते हैं। यानी पहली टिक आपकी स्क्रीन पर आती हुई प्री ओपनिंग सेशन में 30 अंक ऊपर सेंसेक्स पर, लेकिन निफ्टी 60 अंक नीचे इस वक्त आपको नजर आएगा। इसकी वजह आईसीआईसीआई बैंक का स्टॉक जो कि 10% नीचे दिख रहा है पहली टिक पर, टाटा मोटर्स 9% नीचे और एनटीपीसी में 5% के आसपास की, एलएनटी में 10% के आसपास की गिरावट आपको नजर आएगी। तो ये कुछ एक स्टॉक्स हैं जो उन्होंने 10% नीचे आपको नजर आएंगे। इनके दम पर निफ्टी 125 पॉइंट नीचे इस वक्त दिखेगा। लेकिन सेसा स्टरलाइट यहाँ पर 10% का बड़ा उछाल, गोवा में 72 माइंस को इमीडिएटली यहाँ पर माइनिंग ऑपरेशन शुरू करने की अनुमति मिली है और उसका फायदा यहाँ पर आपको आज के सेशन में जरूर दिखेगा। इसके लिए नजर डालें रुपए की चाल पर, शांत शुरुआत होती हुई दिखी, कोई खास बदलाव नहीं, 2 पैसे की मजबूती बनती हुई दिख रही है। एक अच्छी बात है कि 63 के लेवल से रुपया ज्यादा कमजोर नहीं होता हुआ दिखा है। हालांकि कल डॉलर कमजोर हुआ है दूसरी करेंसी के मुकाबले में, लेकिन हमारे यहाँ ज्यादा फर्क नहीं, मुश्किल से 2 पैसा की मजबूती यहाँ पर आपको रुपए में देखने को मिलेगी। तो ये है शुरुआती रुझान। चलिए कुछ और स्टॉक्स जो आज एक्शन में रहेंगे उन पर राय ली जाए। टाटा मोटर्स, जीएलआर के जो ग्लोबल सेल्स के आंकड़े आए हैं कुछ पॉजिटिव दिख रहे हैं जगुआर के साइड पर, लेकिन लैंड रोवर के साइड पर उतने मजबूत नहीं है। चार्ट्स क्या कह रहे हैं राजेश, टाटा मोटर्स को कैसे ट्रेड करेंगे आप? अनिल जी, टाटा मोटर्स में एक कंसोलिडेशन हमने देखा है, 550 एंड 590 इज द ट्रेडिंग रेंज, 50 रुपीज का एक रेंज है रफली। मुझे तो पर्टिकुलरली लगता है कि इसमें न्यूट्रल स्टांस है क्योंकि एक रेंज बाउंड है। मे बी पॉजिटिव न्यूज के चलते हुए ये अपर बैंड जो है रेजिस्टेंस का, इट्स अ सिमेट्रिकल ट्रायंगल फॉर्मेशन और इसका रेजिस्टेंस 590 का है। तो अगर न्यूज पॉजिटिव है तो मे बी इट कैन हिट द अपर रेजिस्टेंस ऑफ 590। यू कैन गो लॉन्ग विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 560। सो इट्स अ प्योरली एन इंट्राडे और ए शॉर्ट टर्म कॉल। देवांग, भूषण स्टील दिक्कतों में, बड़े कर्ज में डूबी हुई कंपनी, आज कुछ खबरें ये निकल कर आई हैं कि जिस तरह से 34,500 करोड़ रुपए का डेट है इनके पास और ये पिछले 4 सालों में दुगना हुआ है, उसमें से करीब 23,000 करोड़ रुपए का डेट शायद रिस्ट्रक्चर हो सकता है। एसबीआई, पीएनबी ये बड़े लेंडर्स हैं इस डेट के और इस डेट को क्रेडिटर्स दरअसल 5/25 रूल के तहत थोड़ा सा समय इसका बढ़ा सकते हैं। आप कैसे देखते हैं? रिलीफ की बात लगती है आपको भूषण स्टील के लिए, या आपको लगता है उछाल में जिनके पास शेयर है उनको निकल जाना चाहिए इस स्टॉक से? आपकी क्या राय है? आई थिंक डेफिनेटली एक रिलीफ तो मिलेगी क्योंकि ओवरऑल अगर हम देखें तो ये सब स्टॉक्स जो डेट के साथ जूझ रहे हैं लास्ट कुछ समय से, उनको मार्केट एक वैल्यूएशन देने को तैयार नहीं है और बिल्कुल लोगों को ऐसे स्टॉक्स में एक्सपोजर नहीं लेना है। तो मेरे हिसाब से रिलीफ रैली ही होगी, बट इट वुड रादर बी एन अपॉर्चुनिटी टू एग्जिट जो भी लोग स्टक हुए हैं। हालांकि यहाँ पे फंडामेंटल कवरेज नहीं है तो मैं कोई बाय या सेल कॉल देना नहीं चाहूंगा, लेकिन मुझे लग रहा है एक रिलीफ रैली सॉर्ट ऑफ मिल सकती है ये स्टॉक में ऐसे न्यूज के चलते। जैन साहब, सीमेंट शेयरों में और स्पेशली अंबुजा सीमेंट पर आपसे राय लेना चाहता हूं क्योंकि 370 करोड़ रुपए का निवेश करना चाहते हैं ये गारे पालमा ब्लॉक पर, जो कि इन्होंने जीता है। 2018 से वहां पर प्रोडक्शन शुरू होगा। 2291 रुपए प्रति टन पर इन्होंने ये बोली हासिल की है जो ब्लॉक्स ऑक्शन हो रहे हैं उसमें। तो अंबुजा सीमेंट के लिए आप किस तरह का रुझान देखते हैं? क्या अंबुजा सीमेंट या फिर कोई और सीमेंट स्टॉक है आपके रेडार पर जहां पर लॉन्ग या शॉर्ट पोजिशन बनाएंगे आज आप? ओवरऑल सीमेंट स्पेस देखोगे तो काफी हद तक लॉन्ग पोजीशंस बिल्डअप कैरी हुए थे इस सीरीज में, बट ओवरऑल अगर देखोगे तो स्टॉक भी काफी हद तक परफॉर्म भी किए थे। सीरीज के शुरुआत में फर्स्ट वीक ऑफ दिस ये सीरीज में काफी हद तक मूव भी दिए थे। मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स ऑल लार्ज कैप सीमेंट स्पेस ने एक नया हाई बनाए थे और वहां से एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला है, तो ग्रेजुअली सिग्निफिकेंट ओपन इंटरेस्ट भी कट देखने को मिला है, बट ओवरऑल शॉर्ट पोजीशंस यहाँ पे सिग्निफिकेंट देखने को नहीं मिला है। तो क्लियरली इंडिकेट करता है कि जो भी लॉन्ग है उन्होंने अनवाइंड किया है, उसकी वजह से स्टॉक
स्टॉक्स में प्रेशर देखने को मिला है। तो अभी तो करेंटली सिग्निफिकेंट ओपन इंटरेस्ट नहीं है, बट मैं यही कहूंगा कि ये स्टॉक्स जो है ट्रेंड अभी मीडियम टू लॉन्ग टर्म ट्रेंड अभी भी स्ट्रेंथ अपसाइड है, बट ओवरऑल शॉर्ट टर्म अभी हमें लगता है कि एक रेंज बाउंड मोमेंटम रहेगा और काफी हद तक करेक्ट हो चुके हैं अपने हाई से। तो आई थिंक शॉर्ट टर्म के लिए प्ले कर सकते हैं ऑन बाउंस फॉर टारगेट ऑफ 260 262 लेवल्स के लिए नीचे के स्तर पे 250 का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए अंबुजा सीमेंट में। चलिए सीधे चलते हैं पूजा के पास और जानते हैं आज किस तरह की ट्रेडिंग रणनीति एक्सपर्ट्स सुझा रहे हैं। पूजा, ज्यादातर तेजी के कॉल्स हैं या कुछ सेल साइड की पोजीशंस भी बता रहे हैं आज एक्सपर्ट्स? जी, ज्यादातर तेजी की कॉल्स निकल कर आ रही है, कहीं कहीं सेल साइड की पोजीशन भी जानकार बनाने की राय दे रहे हैं। शुरुआत करते हैं पहले कॉल से। अल्पेश पुरी अभी एक यूटिलिटीज में खरीदारी करने की राय दे रहे हैं। इनका मानना है कि एक मोमेंटम ब्रेकआउट देखने को मिला है इस काउंटर में और 1 से 2 दिन में 820 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। दूसरा कॉल है मोहित गाबा का। इन्होंने इंडसइंड बैंक में खरीदारी करने की राय दी है। कल भी अच्छी तेजी देखने को मिली थी स्टॉक में और अगले 3 से 4 दिनों में 5% भी तेजी देखने का अनुमान है। 940 तक के लेवल्स इस काउंटर में देखने को मिल सकते हैं। अगले 2 कॉल्स के लिए हमारे साथ बने हुए राजेश सतपुते। गुड मॉर्निंग राजेश, बताइए आज आपके 2 टॉपिक्स कौन से होंगे? मॉर्निंग पूजा। देखिए, जो पहला बाय कॉल रहेगा वो है एशियन पेंट पे। कंसोलिडेशन देखा है 810 820 के आसपास। परसों के दिन इसमें एक अच्छा स्पाइक आया, कल लाइट प्रॉफिट बुकिंग आई, तो मुझे लगता है ये जो शॉर्ट टर्म अप ट्रेंड है वो रिज्यूम होगा, लेकिन प्योरली इंट्राडे बेसिस देना चाहता हूं क्योंकि निफ्टी में थोड़ा बहुत प्लस माइनस हो सकता है। तो एशियन पेंट लॉन्ग करिए विद स्टॉप लॉस ऑफ 810 848 का टारगेट है। सेकंड बाय कॉल रहेगा बैंक ऑफ इंडिया पे। हमें लगता है कि बैंकिंग सेक्टर पर्टिकुलरली पीएसयू बैंकिंग मुझे लगता है ओवरसोल्ड है। उसमें से बैंक ऑफ इंडिया भी हमने देखा पिछले 8-9 ट्रेडिंग सेशन से एक ही रेंज में कंसोलिडेटेड हो रहा है, तो एक इंट्राडे अपॉर्चुनिटी इसमें खेल सकते हैं। स्टॉप लॉस 215 का रखिए, गो लॉन्ग विद द टारगेट ऑफ 224। थैंक यू राजेश। आखिरी कॉल में बिकवाली करने की राय आ रही है। मानस जायसवाल ने अशोक लेलैंड में बिकवाली करने की राय दी है। कल इस स्टॉक में तगड़े वॉल्यूम्स के साथ भारी गिरावट देखने को मिली थी। 75 एक स्ट्रांग रेजिस्टेंस लेवल है स्टॉक में, तो यहाँ पर स्टॉप लॉस 75 पर स्टॉप लॉस लगाने की राय और वहां से 67 तक के लेवल्स तक गिरावट देखने को मिल सकती है। 5 में से 4 कॉल्स में जानकार खरीदारी करने की राय दे रहे हैं। ज्यादातर राय खरीदारी की तरफ आती हुई दिख रही है और ये अच्छे संकेत है। शुक्रिया पूजा ये सारी ट्रेडिंग कॉल्स हम तक पहुंचाने के लिए। इन्फोसिस ये स्टॉक होगा देवांग रार पर, जहां पर मॉर्गन स्टैनली की तरफ से खरीदारी के मौके भी दिख रहे हैं। दूसरी बात, जापान में ये $700 मिलियन के आसपास का एक एक्विजिशन करने की योजना भी बना रहे हैं, ये खबरें भी आती हुई दिख रही है। लॉन्ग करने का मौका है इन्फोसिस में? आई थिंक श्योरली मुझे लग रहा है कि आईटी सेक्टर और प्राइवेट बैंक्स अगर मार्केट को आगे जाना है तो मुझे लग रहा है ये 2 सेक्टर्स ही आगे लेके जा सकते हैं कंसिडरिंग देयर बिग वेटेजेस। तो इन्फोसिस, टीसीएस और विप्रो ये सब स्टॉक्स ने अच्छा खासा कंसोलिडेशन देखा है, कुछ स्टॉक्स ने करेक्शन भी देखा है। तो हमें लग रहा है कि ये एनवायरनमेंट जहां पे क्लैरिटी नहीं है कि मार्केट ज्यादा ऊपर जाएगा कि नहीं, जिस तरह फार्मा ने आपको एक बहुत अच्छा अप मूव दिया है लास्ट 8-10 दिन में, आई थिंक आईटी कैन रेप्लिकेट दैट मूव। और यहाँ पे इन्फोसिस आफ्टर अ लैकलस्टर मूव मुझे लग रहा है बहुत अच्छा कर सकता है। हमें लग रहा है इन्फोसिस और विप्रो दोनों में बहुत अच्छी कैपेबिलिटी है यहाँ से 10 से 15% रिटर्न देने के लिए आने वाले 1-2 महीने के अंदर। महाराष्ट्र का आज बजट भी आने वाला है और बजट से पहले कल देवेंद्र फडणवीस जी ने ये ट्वीट किया है कि इलेक्ट्रिसिटी के जो दरें हैं वो दरअसल थोड़ी घटाई जा रही हैं। 100 यूनिट तक ₹4.16 के मुकाबले ₹3.36 की जा रही हैं। ये बताइए, हमने पहले देखा दिल्ली सरकार ने इस तरह कदम उठाया, हालांकि सब्सिडी स्कीम ही इसको मानी जानी चाहिए क्योंकि सरकार पैसा देगी, लेकिन सेंटीमेंट के लिहाज से क्या कुछ आज खराब इंपैक्ट पड़ सकता है रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर पर या फिर टाटा पावर पर? देवांग, आपका क्या व्यू है? मुझे लग रहा है कि शायद जब तक क्लैरिटी नहीं आए तब तक स्टॉक बहुत ज्यादा नेगेटिवली रिएक्ट नहीं करेंगे क्योंकि क्यूज भी पॉजिटिव है। लेकिन जैसे आपने कहा मोस्टली अगर ऐसे दर घटाए जाते हैं तो या तो कंपनी ऑनबोर्ड होती है, साथ में कुछ बात हुई है, अगर नहीं हुई है तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा कहीं सब्सिडी बर्डन भी अगर गवर्नमेंट बेयर कर ले एक थोड़ा सा फील गुड देने के लिए, तो शायद यही रुझान अब जो सुन के है ऐसा लग रहा है। बट अगर कंपनी के ऊपर कोई फर्क पड़ता है तो नेचुरली थोड़ा सा एक नेगेटिव इंपैक्ट ये दोनों स्टॉक्स पे देखने मिल सकता है क्योंकि मुंबई या महाराष्ट्र में ये दोनों प्राइम सप्लायर टाटा पावर और रिलायंस इंफ्रा। ओके, सोनाटा सॉफ्टवेयर के चार्ट्स पर राय लेना चाहता हूं आपसे क्योंकि कल यहां पर एक बड़ा सौदा होता हुआ दिखा है जहां पर गोल्डमैन सैक्स ने खरीदारी की है, साथ ही ऑरेंज मॉरिशस ने बिकवाली की है 27 लाख शेयरों की 175 रुपए पर और स्टॉक नीचे जाकर बंद होता हुआ दिखा था। आज थोड़ी रिकवरी के संकेत है, प्री ओपनिंग सेशन में 2-2.5% ऊपर। क्या कह रहे हैं चार्ट्स, क्या करना चाहिए?
अनिल जी, मुझे लगता है कि प्योरली न्यूज बेस्ड सेलिंग या प्रॉफिट टेकिंग इसमें हुई है, और एज फार एज द चार्ट इज कंसर्न जो प्राइस कैंडलस्टिक पैटर्न है दैट इज अ बेरिश एनगल्फिंग प्राइस पैटर्न। मुझे लगता है कि यहाँ से एक हल्की प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, क्योंकि जो डेली चार्ट है उस पर रेजिस्टेंस भी बनता है करीबन 172 174 के रेंज में। तो मुझे लगता है यहाँ से एक प्रॉफिट बुकिंग ड्यू है, करीबन 150 का इसका सपोर्ट है। तो एटलीस्ट फॉर शॉर्ट टर्म मुझे लगता है कि सोनाटो को अवॉइड करिए। डीएसपीएल, ठीक है जैन साहब, इसको किस तरह से ट्रेड करेंगे? कोल ब्लॉक, कल खबर आई कि शायद री ऑक्शन हो सकते हैं, सरकार एक फाइनल फैसला इस हफ्ते में कर सकती है। गारे पल्मा 4/2 और 3 ब्लॉक्स इनके हाथ जरूर लगे थे, लेकिन जिस तरह से अनिश्चितताएं बनी हुई हैं, कल हमने देखा काफी प्रेशर में था ये शेयर। आज रिलीफ का दिन हो सकता है, या आपको लगता है उछाल में फिर बेचना चाहिए? हाँ, अगर स्टॉक में देखोगे तो हेवी पोजीशंस काफी सिग्निफिकेंट बिल्डअप है। कल के ट्रेड में भी देखोगे तो शार्प कट हुए थे, बट लेकिन नीचे के स्तर से सिग्निफिकेंट बाउंस भी देखने को मिला है। तो मैं सजेस्ट करूंगा इन स्टॉक्स में, आई थिंक पर्टिकुलरली जेएसपीएल में ऑप्शंस में प्ले करने के लिए सलाह दूंगा। आई वुड सजेस्ट टू प्ले ऑन द पॉजिटिव साइड। जिस हिसाब से जो बाउंस हुआ है नीचे के स्तर पे, आई थिंक अगर ये होल्ड कर लेता है अराउंड 175 177 लेवल्स होल्ड कर लेता है, तो आई थिंक दोबारा स्टॉक 190 195 लेवल्स तक छूने के है। नो डाउट नेगेटिव न्यूज फ्लो है, बट उस वॉलेटिलिटी को ऑब्जर्व कर रहा है स्टॉक। तो आई थिंक मैं सजेस्ट यही करूंगा इन द मनी, जैसे 170 या 175 का कॉल ऑप्शन बाय करने के लिए सलाह दूंगा, रादर देन प्लेइंग इन फ्यूचर्स। ओके, ये राय आती है फ्यूचर्स में करने के बजाय ट्रेड से आप ऑप्शंस में करें, क्योंकि काफी वोलेटाइल ट्रेड्स दिखे हैं। कल मेरे ख्याल से 155-56 के आसपास के लो बनाने के बाद स्टॉक में रिकवरी आती हुई दिखी। देखना होगा आगे आज किस तरह का रिएक्शन दिखता है। क्रॉम्पटन ग्रीव्स ये स्टॉक है जहां पर खबरें आ रही कि कुछ हिस्सेदारी कोई फंड्स की तरफ से खरीदी जा सकती है, इस तरह के संकेत आते दिख रहे हैं। चार्ट्स पर कहीं कोई मजबूती के संकेत हैं? राजेश, क्रॉम्पटन में खरीदारी करेंगे? अनिल जी, क्रॉम्पटन टेक्निकली वीक ही है, तो आज अगर गैप अप मिले तो फिर बेचना ही चाहिए। हाँ, टेक्निकली वीक है। एक जो फॉर्मेशन है इट्स अ फॉलिंग चैनल, बट अभी भी इसमें मुझे लगता है कि 180 का जो लेवल रहेगा वो स्ट्रांग बैरियर रहेगा। हालांकि बहुत ज्यादा मोमेंट नहीं है काउंटर में, 10 रुपीज का मोमेंट है, लेकिन जो स्ट्रक्चर है वो वीक है। लगता नहीं है कि यहाँ से बहुत बड़ा ब्रेकआउट आएगा। सो 180 का बैरियर पकड़ के चलिए, और यहाँ पे जो डाउन साइड है वो करीबन 150-155 तक के लेवल्स यहाँ पे देखे जा सकते हैं। तो टेक्निकली इट्स अ वीक काउंटर। देवांग, टेलीकॉम शेयरों को किस तरह से आप अप्रोच करेंगे? 13वां दिन है आज ऑप्शन का। पिछले 12 दिनों में 74 राउंड ऑप्शन के हो चुके हैं। 1 लाख करोड़ से ज्यादा की सरकार को पैसा मिलेगा। माना जा रहा था जल्द ऑप्शंस खत्म हो जाएंगे, लेकिन अभी थोड़े और समय लगेगा। इस तरह के अब अनुमान लगाए जा रहे हैं। आपका क्या व्यू है? टेलीकॉम शेयरों में थोड़ा सा दबाव हमने देखा था एक रिलीफ रैली के बाद, कैसे अप्रोच कर रहे हैं इन्हें? आई थिंक अगेन सेफ्टी यहाँ पे यही होगी कि इन सब शेयरों में ऑलरेडी एक बहुत अच्छा रुझान आ चुका है, और पॉजिटिव मोमेंटम हम देख चुके थे आइडिया और भारती ने जिस तरह से इनफैक्ट बुरे मार्केट में भी लास्ट वीक एक बहुत अच्छा प्रदर्शन दिया था। मुझे लग रहा है कि शॉर्ट टू मीडियम टर्म जो रैली है वो वहाँ पे खत्म हो गई है, क्योंकि फंडामेंटल ट्रिगर्स कोई बहुत बड़े नहीं है। नेचुरली कंपनीज को जो पहले जो भुगतान आने वाला था उससे थोड़ा कम आ रहा है, बैलेंस शीट पे थोड़ा सा कम प्रेशर आएगा। जो भी फाइनल नंबर्स निकल के आएंगे उसके बाद वो एनालिसिस करना एक्चुअली आसान होगा, अब करना डिफिकल्ट है। बट मुझे लग रहा है कि कोई फंडामेंटल फैक्टर्स चेंज नहीं हुए टेलीकॉम के लिए जिसपे ये हमें बुलिश कॉल देने के लिए एनकरेज करे या मार्केट आउट परफॉर्मर कहने के लिए ये हमें मजबूर करे। मुझे नहीं लग रहा है कि आइडिया भारती कोई ज्यादा कुछ करेगा। ये दिस कैन बी इन अ रेंज, जब मार्केट परफॉर्म करेगा इसी टाइम पे ये स्टॉक भी मार्केट परफॉर्मर रह सकते हैं। ओके, तो मार्केट परफॉर्मेंस यहाँ पर बरकरार रहेगी। राजेश, एसडी एल्यूमिनियम्स के चार्ट्स पर आपसे राय लेना चाहता हूँ। कल काफी तेजी से ये स्टॉक गिरा था। आज जो मैं देख रहा हूँ वो ये कि आईएफसीआई ने यहाँ पर 3,60,000 शेयरों की बिकवाली की थी 149 रुपए पर कल, और उस वजह से कल भी गिरावट दिखी थी। आज आप देखिए फिर से 5-5.5% नीचे खुलने के संकेत दे रहा है। जिन लोगों के पास अगर शेयर हो बेचकर निकल जाएं, क्योंकि मेरे ख्याल से अगर साल भर का चार्ट हम देखेंगे, साल 1.5 साल का 2 साल का चार्ट, तो आपको पता चलेगा काफी 3 महीने में ही 65% गिर गया। देखिए 1 साल में 82%, बाजार 82% ऊपर होगा दूसरे स्टॉक्स, और ये इतना नीचे। तो क्या करना चाहिए, बेचकर निकल जाए? अनिल जी, ओवरऑल तो देखिए मेटल सेक्टर एज सच वीक ही है, और एसडी एल्यूमिनियम का जो सपोर्ट बनता है वो ऑलमोस्ट 99 और 100 के बीच में है। करंट मार्केट प्राइस है समवेयर नियर 140, सो और यहाँ से घटने की बहुत बड़ी संभावना है। तो मुझे लगता है कि अगर पोजीशन है तो यहाँ पे एक बार निकल जाइए, क्योंकि गिरेगा और डेफिनेटली गिरेगा ये काउंटर। ओके, और गिरने के संकेत यहाँ पर आते हुए दिख रहे हैं। लेकिन स्ट्राइड्स आर्कोलैब, जैन साहब खरीदारी करेंगे वायदा कारोबार में? आज खबर ये भी आ रही कि शेयर होल्डर्स की मंजूरी मिली है शेषन फार्मा के साथ मर्जर को।
हाँ, अगर देखोगे तो ओवरऑल फार्मा स्पेस काफी स्ट्रेंथ दिखा रहा है। यहाँ पे पोजीशंस ग्रेजुअली अभी भी बिल्डअप देखने को मिल रही है। तो आई थिंक वी आर वेरी बुलिश ऑन फार्मा स्पेस। और ऐसा नहीं है कि स्टॉक यहाँ से टॉप आउट हो जाएंगे, बट अभी भी लिटिल मूव है। हमें लगता है कि मोमेंटम बरकरार रहेगा इस सीरीज में। तो आई थिंक स्ट्राइड साइक्रोल हाई बीटा स्टॉक है फार्मा में। तो आई थिंक वी आर बुलिश ऑन द स्टॉक। ऊपर के स्तर पे 1150-1200 लेवल भी देखने को मिल सकता है। इवन पोजिशनल बेसिस पे भी बाय करने के लिए सलाह दूंगा मैं स्टॉक। राजेश, आइनॉक्स विंड्स को लेकर जिस तरह से काफी इंटरेस्ट बन रहा है, ये बताइए आइनॉक्स विंड्स तो अभी लिस्ट होने में समय है, सुज़लॉन में क्या तेजी करनी चाहिए? कल भी हमने देखा था इंट्राडे में थोड़ी एक राहत देखने को मिली थी। क्या पोजीशंस होनी चाहिए इस समय? हेमंत, मुझे लगता है कि सुज़लॉन प्योरली एक्यूमुलेशन में है। हमने देखा सुज़लॉन में जो रैली चालू हुई थी वो करीबन 18 रुपए से चालू हुई थी और फिलहाल के लिए 25 एंड 28 में ये घूम रहा है, होवर हो रहा है। तो मुझे लगता है कि दिस इज प्योरली एन एक्यूमुलेशन। ऑन ए लॉन्ग टर्म बेसिस मुझे लगता है कि सुज़लॉन पोर्टफोलियो में होना चाहिए। फंडामेंटली मे बी आई कुड बी रॉन्ग, बट ऑन ए टेक्निकल फ्रंट येस, आई बिलीव कि दिस इज अ काउंटर विच विल आउट परफॉर्म इन फ्यूचर। तैयारी होती हुई दिख रही है। पहली टिक आपकी स्क्रीन पर 70 अंक ऊपर आती हुई, सेंसेक्स पर निफ्टी पर 15 अंकों की मजबूती के साथ हमने की है शुरुआत। तो पॉजिटिव शुरुआत हुई है भारतीय बाजारों की, ये कहना होगा। लेकिन और कल के हाई के आसपास बाजार इस वक्त ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। कौन से स्टॉक सेक्शन में? सेसा स्टेलाइट आज का स्टार परफॉर्मर, 4% की मजबूती। जेएसपीएल कल की कमजोरी से उभरता हुआ और यहां पर साफ तौर पर 2.5% की तेजी देखने को मिल रही है। एक्सिस बैंक और अल्ट्राटेक सीमेंट जैसे शेयरों ने मामूली पॉजिटिव शुरुआत की। तो दो स्टॉक आज स्टार परफॉर्मर है, मेटल स्पेस सेसा और साथ ही जेएसपीएल। कमजोर शेयरों पर नजर डालिए टाटा पावर, जहां पर खबरें महाराष्ट्र में बिजली की दरें 100 यूनिट तक के कंज्यूमर्स जो है उनके लिए कम करने की, सेंटिमेंटल इंपैक्ट 1% नुकसान का यहां पर आप ट्रेड देखेंगे। टाटा मोटर्स 1% नीचे है ग्लोबल बिक्री के जो आंकड़े आए उसके बाद, और डीएलएफ में 1% का नुकसान इस वक्त आपको नजर आएगा। आइए वायदा कारोबार की तरफ, और यहां पर टाटा मोटर्स 1.25% नीचे, अशोक लेलैंड में 1% की कमजोरी है, टाटा पावर नीचे, आइडिया सेल्यूलर जो स्टार परफॉर्मर रहा है पिछले कुछ दिनों का, यहां पर थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग, और वोकहार्ड वायदा कारोबार के बैन में आने के बाद यहां पर थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग। लेकिन रिलायंस इंफ्रा टाटा पावर के साथ साथ जो मुंबई में बिजली सप्लाई करने का कारोबार करती है ये कंपनी, यहां पर भी थोड़ा बहुत नुकसान देखने को मिल रहा है। मजबूत क्या है? जेएसपीएल और सेसा स्टेलाइट के अलावा वायदा कारोबार में यूपीएल, यहां पर एक अच्छी रिपोर्ट आती हुई दिखी है यूपीएल पर एफआईएस की तरफ से। एचएसबीसी ने 460 रुपए का लक्ष्य दिया है, उसके बाद खरीदारी होती हुई दिख रही है। जस्ट डायल 1.5% मजबूत खुलता हुआ दिख रहा है। आईओसी, जेएसडब्ल्यू एनर्जी जैसे स्टॉक कल की तेजी को आगे बढ़ाते हुए बाजार एकदम शांत कारोबार दिखा रहे हैं। 35 अंक ऊपर यहाँ पर सेंसेक्स पर, 5 अंक ऊपर निफ्टी पर, लेकिन मिड कैप शेयरों में ज्यादा बेहतर कारोबार होता हुआ दिखा है। 1/4% से ज्यादा की मजबूती यहाँ पर आपको नजर आएगी, और छोटे शेयरों में भी लगभग इतना ही इजाफा। बढ़ने वाले शेयर दुगुने, कमजोर शेयरों के मुकाबले में 525 के आसपास। हेमंत, और कौन से स्टॉक सेक्शन में दिख रहे हैं? एमटीएल जैसे स्टॉक्स में एक अच्छी तेजी देखने को मिल रही है आज के सत्र में। इसके अलावा देखिए कल्याणी स्टील जिसका जिक्र हमने किया 7% मजबूत है। गोवा में माइनिंग का जिस तरह से खुल रही है वापस से एनवायरमेंट मिनिस्टर की तरफ से हरी झंडी, उसका फायदा इस शेयर को मिलता हुआ। छोटे मझौले शेयर देखिए प्रिकॉल जैसे शेयर, जेपी इंफ्रा, फैक्ट करीब 2-2.25% मजबूती के साथ आज खुलता हुआ दिख रहा है। जिंदल स्टील एंड पावर में कल की तेज गिरावट के बाद आज एक रिलीफ रैली देखने को मिल रही है, करीब 2.5% मजबूत है ये स्टॉक। और आज फिर से देखिए एक थीम जो कल काफी एक्टिव था, फार्मा स्टॉक्स आज फिर से अच्छा प्रदर्शन दिखा रहे हैं। सिप्ला, ल्यूपिन जैसे स्टॉक्स देखिए मजबूती के साथ ट्रेड करते हुए। डॉक्टर रेड्डीज में हरे निशान में कारोबार की शुरुआत हो चुकी है। यही वो पैक है जो आउट परफॉर्म कर रहा है। वो खाट को छोड़ दीजिए क्योंकि वो खाट में कुछ खराब खबरें हैं, उसके चलते वो स्टॉक दबाव में है, लेकिन बाकी स्टॉक्स देखिए वापस से डिफेंसिस की तरफ से फोकस है आज भारतीय बाजारों का। कोलगेट जैसे शेयर 1% मजबूती के साथ आज खुलते हुए दिख रहे हैं, और आईटी में इन्फोसिस जैसे स्टॉक्स में मजबूती के साथ ओपनिंग होती हुई नजर आई है। 50 अंक ऊपर सेंसेक्स खुला था, इस समय 40 अंक नीचे है। 15 अंक ऊपर निफ्टी खुला था, इस समय 16 अंक नीचे है। तो फिलहाल मजबूती के साथ खुले जरूर थे लेकिन टिक नहीं पा रही है। मिड कैप इंडेक्स जरूर इस समय हरे निशान में बना हुआ है, लेकिन जेएसपीएल में जिस तरह से 3% का उछाल देखने को मिला है कल की तेज गिरावट के बाद, आज किस तरह से ट्रेड करना चाहिए इसको? जेके जैन साहब क्या तेजी करेंगे इसमें? कल एक ज्यादा नीजर्क रिएक्शन देखने को मिला था इस स्टॉक में, आज थोड़ा उछाल।
मैं जैसे बताया था कि आई वुड सजेस्ट टू प्ले इन ऑप्शंस, मतलब 170 175 180 का कॉल ऑप्शंस में ट्रेड करने के लिए सलाह दूंगा, क्योंकि वोलेटिलिटी जितनी इतनी हाई है कि ये अगर ऑप्शन प्रीमियम दोगे तो आपको पता होगा कि मैक्सिमम लॉस कितनी होगी, बट फ्यूचर में आपको स्टॉप लॉस भी लगाओगे तो ट्रिगर होके बाउंस होने के भी चांसेस हाई है। तो आई वुड सजेस्ट आप कॉल ऑप्शन, आई मीन बायस पॉजिटिव रहेगा, बट 170 या 180 का कॉल ऑप्शन बाय करने के लिए सलाह दूंगा मैं। ओके, यहाँ पर कॉल ऑप्शन के जरिए ट्रेड करें, ज्यादा सही रणनीति हो सकती है, लेकिन कमजोर बाजार में जाहिर सी बात है कि आज टॉप गेनर के तौर पर आता हुआ दिख रहा है जेएसपीएल का स्टॉक, ये बात साफ तौर पर दिख रही है। 50 अंकों का नुकसान सेंसेक्स में, निफ्टी काफी इंटरेस्टिंग लेवल्स पे 8700 के आसपास देखना होगा, इन लेवल्स को होल्ड करते हैं या फिर यहां से नीचे की तरफ कमजोरी और बढ़ती हुई नजर आती है, ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन जिन स्टॉक्स में बड़े मूव्स आते हुए दिख रहे हैं आज के सेशन पर, उन पर नजर डालिए। कल्याणी स्टील 6% ऊपर है, एसआर ऑयल 5% ऊपर होता हुआ दिखा है, यहां पर भूषण स्टील में 5% की मजबूती। भूषण स्टील के चार्ज पर एक राय ली जाए, जो 23,000 करोड़ के इनके कर्ज, उनकी रिस्ट्रक्चरिंग की बात कर रही है अपने लेंडर्स के साथ, चार्ज क्या करें? अनिल जी, फिलहाल तो चार्ट में बहुत बड़ा मोमेंटम या स्पाइक नहीं दिखता, और बेसिकली अगर आप इसका लॉन्ग टर्म चार्ट देखो तो बहुत ही खराब है। प्योरली मुझे लगता है कि पॉसिबल है यहाँ से एक टेक्निकल पुल बैक दे, क्योंकि बहुत दिनों से ओवरसोल्ड में ये टेरिटरी में है। कुछ अगर पॉजिटिव अनाउंसमेंट या अगर पॉजिटिव क्यू मिलता है तो काउंटर यहाँ से 10-20% चले भी, लेकिन पर्टिकुलरली मुझे लगता है कि ये काउंटर अवॉइड करना चाहिए और यहाँ से और डाउन साइड आ सकती है। प्योरली अगर कॉन्ट्रा बेट लेना है कि नहीं मुझे भूषण स्टील ओवरसोल्ड लेवल खेलना है, तो फिर 80 का स्टॉप लॉस यहाँ पे मेंटेन करना पड़ेगा। अपसाइड में इसका जो स्पाइक रहेगा दैट इज फॉर श्योर एक ही दिन का स्पाइक रहेगा और 100-110 के लेवल आ सकते हैं। ये बताइए देवांग, जिस तरह से महाराष्ट्र का बजट है आज के सत्र में, ये बताइए कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं आपकी इसको लेकर? रियल्टी कंपनी हम जनरली देखते हैं, उनको काफी उम्मीदें होती हैं इस बजट से। मुंबई की कोई रियल्टी कंपनी जो आपको पसंद हो, जहां पर आपको लगता हो कुछ आज खबर आए तो तेजी करें, इंट्राडे ट्रेड में फायदा हो ट्रेडर्स को? आई थिंक मुझे लग रहा है रियल्टी और इंफ्रास्ट्रक्चर, ये दो कंपनीज पे आज नजर रखना चाहिए, और खास करके जो भी टॉल वाली कंपनियां हो या जो रोडवेज या हाईवेज या मेट्रो मोनो इस तरह की कंपनीज हो, उसमें थोड़ा नजर रख सकते हैं। आपने जैसे कहा रियल एस्टेट में देयर इज अ कंपनी ओबेरॉय रियल्टी जो मेजर प्रोजेक्ट्स मुंबई में ही करती है। अगेन यही कहूंगा, डिस्क्लेमर ये होगा कि इस पर कोई बाय कॉल या कुछ नहीं है, बट ये कंपनी ऐसी है जो प्योरली यहाँ पे ऑपरेट करती है, कोई डेट भी नहीं है कंपनी के ऊपर। सनटेक रियल्टी जैसी कंपनीज है जो मुंबई में ऑपरेट करती है, ये सब कंपनीज के ऊपर आप वॉच रख सकते हो। एफएसआई की कुछ बात हो सकती है, टीडीआर की कुछ बात हो सकती है, तो इन सब कंपनीज पे डेफिनेटली इसका थोड़ा बहुत पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी खबर हो उसके हिसाब से इंपैक्ट आ सकता है। बिल्कुल, तो ये राय आती हुई यहाँ पर इन सारे रियल एस्टेट कंपनियों पर आज देखना होगा महाराष्ट्र के बजट में क्या कुछ इनके लिए एफएसआई के नियमों से कोई फायदा होने की संभावना जो बताई जा रही है वो होता है या नहीं, वो देखेंगे हम, ये इंटरेस्टिंग जरूर होगा। कुछ और स्टॉक्स जहां पर एक्शन है उनमें सरकारी कंपनियों में फैक्ट जो कल 20% ऊपर था आज फिर से 3% ऊपर है। एचएमटी यहाँ पर भी 3-3.5% के आसपास की मजबूती, तो ये सरकारी कंपनियां थोड़ी एक्शन में आती हुई इस वक्त नजर आ रही है। एसआर ऑयल यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बस बाजार में ये चल रही है कि शायद कुछ किसी तरह की डीलिस्टिंग हो सकती है और उसको लेकर स्टॉक 6-6.5% ऊपर होता हुआ दिख रहा है, वो भारी भरकम वॉल्यूम्स के साथ। कोई ब्रेकआउट वगैरह के संकेत है या फिर ऊपर जाकर फिर से यहाँ पर बिकवाली देखने को मिलेगी चार्ट पर? क्या संकेत आ रहे हैं? अनिल जी, फिलहाल तो कुछ ब्रेकआउट के संकेत नहीं है, प्योरली रेंज बाउंड है और अपसाइड में जो रेजिस्टेंस बनेगा वो करीबन 112-114 के आसपास ही रहेगा। तो मुझे लगता है कि फिलहाल के लिए प्योरली मोमेंटम है, इंट्राडे ट्रेडिंग करके छोड़ दीजिए। देखिए आपको कहाँ पर पोजीशंस बनती हुई दिख रही हैं, ये बताइए। एफएनओ में कौन से स्टॉक्स हैं जो आपको पसंद है, जहां आप आज ट्रेड लेना चाहेंगे बाजार खुलने के बाद? अगर ओवरऑल स्पेस देखोगे तो बैंकिंग जिस हिसाब से कल का मूव दिया है, तो आई थिंक वेरी शॉर्ट टर्म अगर 1 या 2 ट्रेडिंग के हिसाब से ट्रेडिंग करना चाहिए, तो आई थिंक प्राइवेट बैंक में एक्सिस बैंक और एक्स बैंक में एक अच्छी खासी पोजीशन बिल्डअप देखने को मिली है। तो आई थिंक आई वुड सजेस्ट उन स्टॉक्स में बाय करने के लिए सलाह दूंगा। अगर आज थोड़ा बहुत गिरावट में मिलता है तो आई थिंक दो स्टॉक्स विल, अगर मार्केट को चलना है तो आई थिंक दी स्टॉक्स विल पार्टिसिपेट। एक्सिस बैंक और एक्स बैंक में हम बाय करने के लिए सलाह देंगे। दूसरे स्टॉक में जहां हैवी पोजीशन बिल्डअप है, आईटी स्पेस में
एचसीएल टेक और टेक महिंद्रा में आई थिंक नो डाउट ये स्टॉक्स अभी स्टॉक स्प्लिट भी हो रहा है, एच डेट है 20 तारीख का, तो आई थिंक उसके पहले एक मूव भी देखने को मिल सकता है। तो इन 4 स्टॉक में मैं ध्यान रखने के लिए सलाह दूंगा अगले 1 या 2 ट्रेडिंग सेशन के हिसाब से। 1-2 ट्रेडिंग सेशन में यहाँ पर आईटी स्टॉक्स में आप नजर रख सकते हैं, ये राय आती हुई। बाजार एकदम फ्लैट ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। ऐसा लग रहा है 8700 के लेवल को होल्ड करने की कोशिश निफ्टी की तरफ से होती हुई दिख रही है। यहाँ आज का लो है 8707 और हाई है 8747। तो कल के हाइस के आसपास हमने एक बार की बाजार को ट्रेड करते हुए देखा था और 8700 के लेवल पर जो पोजीशंस बनी हुई वो एक बार की पहले अटेम्प्ट में तो बाजार को वहां पर होल्ड करती हुई नजर आई है। अब देखना होगा आगे हम किस तरह से बढ़ते हैं। लेकिन कल्याणी स्टील चार्ट पर अब क्या नेक्स्ट लेवल दिख रहे हैं राजेश, क्योंकि स्टॉक में अब 7% के आसपास की मजबूती हो चुकी है। अनिल जी देखिए, जो रेजिस्टेंस है वो जैसे मैंने कहा कि 158-160 का लेवल है, अभी भी मुझे लगता है कि वो लेवल हिट नहीं किया है। तो प्रोबेबिलिटी है कि एक छोटा, क्योंकि गैप अप हुआ है तो इंट्राडे थोड़ा डिप ले ले, लेकिन डिप के बाद मुझे लगता है 160 का 158 का लेवल जो है वो एक बार हिट करेगा। और प्योरली ऑन इंट्राडे बेसिस काम करिए, स्टॉप लॉस करीबन प्योरली ऑन इंट्राडे बेसिस स्टॉप लॉस जो है वो 145 का लगाइए। धीरे धीरे औरोबिंदो फार्मा देखिए मजबूती के साथ ट्रेड कर रहा है। चार्ट्स पे कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट हैं राजेश यहाँ पर नजर रखनी चाहिए? 1230 का भाव है आज। देखिए मुझे लगता है कि ओवरऑल आप फार्मा सेक्टर देखो, उसमें से औरो भी एक अच्छा काम कर रहा है। उसमें औरो का जो इमीडिएट हर्डल दिखता है वो करीबन है 1280 और 1300 के बीच में, एज फार एज द डेली चार्ट इज कंसर्न। मोमेंटम स्ट्रांग है, लेकिन थोड़ा ऐसा लगता है क्योंकि पिछले महीने हमने आरो में बहुत बड़ी सेलिंग देखी थी, तो लगता है कि दिस इज नथिंग बट द रिएक्शन ऑफ इट। तो फ्रेश लॉन्ग एटलीस्ट मुझे तो लगता है कि यहाँ पे अवॉइड करिए। ओके, फिलहाल फ्रेश लॉन्ग अवॉइड करें, ये राय आती हुई दिख रही है औरोबिंदो के चार्ट पर। लेकिन वोखार्ड दूसरा स्टॉक है जो आज अच्छी खासी कमजोरी, वायदा कारोबार में टॉप लूजर के तौर पर 2.5% का नुकसान वहां पर आज आपको नजर आएगा। ये इस वक्त का संकेत साफ तौर पर दिख रहा है। कुल मिलाकर बाजार में एक स्टेबल ट्रेड है और आप देख सकते हैं कोई खास रुझान तेजी या मंदी की तरफ नहीं बनता दिख रहा है। लेकिन यूपीएल एक और स्टॉक है और इस पर राय लेना चाहता हूं देवांग आपसे। जो एक रिपोर्ट आती हुई दिख रही है 460 के लक्ष्य के साथ एचएसबीसी की, क्या 425 रुपए पर आपको निवेश का मौका दिखता है या फिर थोड़ा करेक्शन का इंतजार करना चाहिए? हमारा भी एग्री सेक्टर में यूपीएल और रैलिस 2 स्टॉक है जो हमें काफी पसंद है। बहुत लोअर लेवल से हम ये सजेस्ट करते आ रहे हैं, लेकिन जैसे आपने कहा मेरे ख्याल से अगर एक करेक्शन मिलता है तो बहुत अच्छा एंट्री पॉइंट हो सकता है। तो मैं वेट करूंगा, ये रेट्स पे नहीं लूंगा, लेकिन अगर 7-8%, 10% करेक्शन मिलता है एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, देन अगेन दिस विल बी अ गुड एंट्री पॉइंट। चलिए, जेएसपीएल जिसके हम जिक्र कर रहे थे, 5% मजबूती के साथ ये शेयर ट्रेड करता हुआ एफएनओ में सबसे ज्यादा बढ़ने वाला शेयर दरअसल आज की सत्र में यही है। सेसा स्टरलाइट में 2.5% की बढ़त। जस्ट डायल एक और ऐसा स्टॉक है जो 2% मजबूत है। कल भी यहाँ पर अच्छी खबरें सुनने में आ रही थी। चार्ट्स पर कैसा लगता है जस्ट डायल का स्टॉक राजेश, क्या यहाँ पर आप लॉन्ग करना चाहेंगे? देखिए चार्टिकली मुझे लगता है कि यहाँ पे जो बॉटम फॉर्मेशन हुआ है करीबन 1140 के हिसाब से, प्योरली मुझे लगता है कि जो सेल ऑफ हुआ था मैंने 1400 लेवल से 1140 तक, उसका ये टेक्निकल पुल बैक है। इट्स अ रिलीफ रैली। प्योरली ऑन इंट्राडे बेसिस खेलना है तो 1170 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखिए। अपसाइड में इसका जो रेजिस्टेंस बनेगा वो है करीबन 1210-1220 तक, इनफैक्ट 1205 का लेवल है। तो मुझे लगता है कि एक 1210 का लेवल अगर यहाँ पे क्रॉस करे तो फिर अपसाइड में 1250 तक के लेवल आ सकते हैं। प्योरली ऑन ए डेज लो स्टॉप लॉस मेंटेन करिए। दिन के निचले स्तर पर स्टॉप लॉस मेंटेन करके एक बार खरीदारी का मौका बन सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा खरीदारी ऊपर के लेवल पर होती नहीं दिख रही। 35 अंक नीचे सेंसेक्स और निफ्टी 12-13 अंकों का नुकसान दिखाता हुआ। वक्त है हमारे तीनों ही एक्सपर्ट से विदा लेने का। राजेश, देवांग और जेके जैन, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया सीएनबीसी आवाज के लिए आज पहला सुबह में जुड़कर अपनी राय देने के लिए सारे स्टॉक्स पर और बाजार पर। लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद फोकस होगा गोवा में माइनिंग लीज पर रोक हटने से कंपनियों को कितनी राहत मिलेगी। हमारे साथ कल्याणी स्टील के एमडी आर.के. गोयल साहब कार्यक्रम में शामिल होंगे इस ब्रेक के बाद।
बाजार 25 अंक नीचे, सेंसेक्स पर निफ्टी पर 10 अंकों की कमजोरी, लेकिन मिड कैप शेयरों में मजबूती बढ़ती हुई नजर आ रही है। इनफैक्ट अब दिन के हाई पॉइंट के आसपास पहुंचने की कोशिश मिड कैप इंडेक्स की फिर से होती हुई दिख रही है और ये एक अच्छा संकेत है बाजार की सेहत के लिए। ब्रॉडर मार्केट में खरीदारी का माहौल, हालांकि 500 स्टॉक इस वक्त कमजोर ट्रेड जरूर करते हुए दिख रहे हैं, लेकिन बढ़ने वाले शेयरों की तादाद थोड़ी बेहतर है। 635 शेयर इस वक्त मजबूत कारोबार करते हुए दिख रहे हैं। तो शुरुआती लड़खड़ाहट के बाद अब बढ़ने वाले शेयरों की तादाद थोड़ी बेहतर होती दिख रही है, तो ब्रॉडर मार्केट में संकेत थोड़े से बेहतर इस वक्त आपको नजर आएंगे। जो सेक्टर्स आज अच्छा प्रदर्शन करते दिख रहे हैं उन पर एक बार नजर डाल दें। मेटल से मजबूती आती हुई दिख रही है। मेटल्स में भी मजबूती दो ही स्टॉक में, जेएसपीएल और सेसा स्टेलाइट, जो काफी अच्छी मजबूती दिखा रहे हैं। जेएसपीएल में 4% की बड़ी उछाल अब बनती हुई नजर आ रही है। फार्मा आधा % ऊपर है, आईटी 1/4% ऊपर है। तो एक मेटल स्टार परफॉर्मर कहा जा सकता है। कमजोरी की तरफ ऑटो आधा % नीचे है, लेकिन जिस स्टार परफॉर्मर की बात हम कर रहे हैं वो है सेसा स्टेलाइट, और उसकी वजह यह है कि गोवा में माइनिंग बैन हटता हुआ दिख रहा है। बड़ी राहत मिलती हुई दिख रही है। 72 माइंस पर गोवा सरकार ने बैन हटाकर तुरंत यहां पर प्रोडक्शन शुरू करने की राहत दी है। कितनी बड़ी खबर है, कितनी बड़ी राहत मिलेगी गोवा की माइनिंग कारोबार से जुड़ी कंपनियों के लिए। और एक और ऐसी कंपनी है कल्याणी स्टील, जो स्टॉक 8% ऊपर आज ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो फोकस करते हैं इसी पर, और कल्याणी स्टील के एमडी आर.के. गोयल साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। गोयल साहब, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। बताएं, ये जो 72 माइंस के लिए तुरंत प्रोडक्शन करने की अनुमति मिली है, कितना बड़ा रिलीफ है, कितनी बड़ी राहत है? गुड मॉर्निंग। ये एक बहुत बड़ी राहत है माइनिंग इंडस्ट्री के लिए और स्टील इंडस्ट्री के लिए। इससे आयरन ओर की अवेलेबिलिटी बढ़ जाएगी और डेफिनेटली आज जो प्राइस इंडिया के अंदर इंटरनेशनल प्राइस से बहुत ज्यादा है, उसके ऊपर कुछ डेफिनेटली फर्क पड़ेगा। पर ये गोवा का जो लार्ज मेजोरिटी ओर है वो पोर क्वालिटी का है, तो इंडस्ट्री को टाइम देना चाहिए कि वो बेनिफिकेशन प्लांट वगैरह लगा पाए अगले 1 साल और 1.5 साल में, सो दैट ये पूरा का पूरा मटेरियल इंडिया के अंदर कंज्यूम हो सके। अदरवाइज ये एक्सपोर्ट ड्यूटी कम किया है, ऐसा कुछ किया तो वापस ये आयरन ओर एक्सपोर्ट होने लगेगा और उससे इस मटेरियल का वैल्यू एडिशन इंडिया में नहीं हो पाएगा। बिल्कुल गोयल साहब, और गोवा के चीफ मिनिस्टर ने यह भी कहा है कि वो केंद्र सरकार से ये रिक्वेस्ट करेंगे, अपील करेंगे कि ड्यूटी में कुछ कमी की जाए, और आप कह रहे हैं दरअसल ये नहीं होना चाहिए वरना एक्सपोर्ट हो जाएगा। चलिए एक बात और आपसे जानना चाहूंगा, ये बताइए कि कितनी कैप है इस समय, और पहले 2 साल पहले जब ये बैन लगा था तब आप कितना प्रोड्यूस कर रहे थे? और मैं ये भी समझ रहा हूं इस बार जो ये माइनिंग शुरू हो रही है वो किसी कैप के साथ शुरू हो रही है, आपके ऊपर कितना कैप है माइनिंग पर? देखिए, जहां तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है, टोटल कैप माइनिंग की 20 मिलियन टन है गोवा में, पर गोवा का ज्यादातर और लो एफई कंटेंट का है। वो अभी बड़े लिमिटेड प्लांट्स इंडिया के अंदर यूज कर सकते हैं जिनके पास बेनिफिकेशन प्लांट है, बट ज्यादातर माइनर्स का इंटरेस्ट रहता है कि इसको एक्सपोर्ट कर दिया जाए और विदाउट एनी वैल्यू एडिशन इन द कंट्री। नाउ बेहतर ये होगा कि इंडस्ट्री को थोड़ा टाइम दिया जाए, बेनिफिकेशन प्लांट इंडिया में और लगे और ये मटेरियल पूरा का पूरा बेनिफिकेट होके इंडिया में यूज हो पाए, जो कि अभी चाइना में या जापान में या दूसरे कंट्रीज में हो रहा है। तो इंडिया के अंदर इंडियन स्टील इंडस्ट्री कॉम्पिटिटिव तभी हो पाएगी जब आयरन ओर की अवेलेबिलिटी बढ़ेगी और ये उससे स्टील मैन्युफैक्चरिंग की कॉस्ट कम आएगी। अदरवाइज आज क्या हो रहा है, हम लोग या दूसरे लोग चाइना को एक्सपोर्ट कर रहे हैं आयरन ओर, और चाइना से स्टील इंडिया में आके डंप हो रहा है। आपको शायद मालूम होगा कि लास्ट 1 साल के अंदर स्टील का डंपिंग ऑलमोस्ट 10 टाइम्स बढ़ चुका है। उससे डोमेस्टिक इंडस्ट्री की हालात बहुत खराब हो चुके हैं। बिल्कुल। गोयल साहब, ये बताएं कि 89 माइंस में से 72 माइंस में अब प्रोडक्शन की शुरुआत होगी, क्या इससे पूरी इंडस्ट्री फिर से ट्रैक पर आ जाएगी, या फिर जो बची हुई माइंस जहां अब भी अनुमति आना बाकी है 17 माइंस, वो भी काफी अहम है? प्रोडक्शन के लिहाज से अगर एक अंदाजा दे सके किस तरह का असर पड़ता हुआ दिखेगा? देखिए, 72 मीन्स मेजोरिटी माइंस ओपन हो जाएंगी और आयरन ओर की अवेलेबिलिटी होने लगेगी, बट इसके अंदर दूसरे और जो रेस्ट्रिक्शंस हैं और दूसरे जो अप्रूवल्स हैं वो कब तक इन प्लेस होंगे, और इन बिटवीन मानसून भी आएगा। तो मैं नहीं समझता कि मेजोरिटी माइंस जो जिनको परमिशन मिली है वो सितंबर अक्टूबर से पहले फुल फ्लेज्ड ऑपरेशन में आ पाएंगी। जी,
बहुत बहुत शुक्रिया गोयल साहब आपका हमारे लिए वक्त निकालकर इस पूरे माइनिंग बैन हटने के मामले पर अपनी राय देने के लिए। तो गोवा में जो माइनिंग का कारोबार करने वाली जो कंपनियां हैं उनके लिए एक बड़ी राहत की खबर यहां पर आती हुई दिख रही है। आप देख सकते हैं कल्याणी स्टील 9% ऊपर इस वक्त ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। JSW स्टील, सेसा स्टरलाइट जैसी कंपनियों के लिए भी ये बड़ी फायदे की बात है। इस वक्त बाजार एकदम स्टेबल ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं, लेकिन सेंसेक्स और निफ्टी के बाहर एक्शन ज्यादा है मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में। फोकस करेंगे कुछ बड़ी खबरों पर, और वो है कल देर शाम कैबिनेट की तरफ से ब्लैक मनी कानून को मंजूरी पर। हमारे साथ ब्रेक के बाद जुड़ेंगे CNBC आवाज के प्रधान संपादक संजय पुगलिया। इन सारे मुद्दों पर करेंगे हम चर्चा, बने रहिए हमारे साथ। और मोदी सरकार एक्शन में दिख रही है। कल कैबिनेट ने काले धन पर रोक लगाने के लिए नए बिल को मंजूरी दे दी है। इसके अलावा कोल और माइनिंग बिल को भी सेलेक्ट कमेटी ने मंजूरी दे दी है। हालांकि सबसे बड़े सुधार यानी कि जमीन अधिग्रहण बिल पर अब भी ग्रहण लगा हुआ है। विपक्ष इस पर आर पार की लड़ाई के मूड में है और अब सरकार सत्र खत्म कराकर इसके अध्यादेश को फिर से लाने का मन बना रही है। और साथ ही ये भी बातें आ रही कि हो सकता है इस सत्र को थोड़ा एक्सटेंड भी किया जाए ताकि कुछ और कामकाज संसद में हो सके। इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करते हैं। हमारे साथ CNBC आवाज के प्रधान संपादक संजय पुगलिया जी हैं। संजय जी, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका। ये बताएं कि पार्लियामेंट सेशन जो बढ़ाने की बात सरकार कर रही है, क्या इसके पीछे मकसद है और इससे क्या फायदा हो पाएगा? देखिए, कोशिश यह है कि जितने पेंडिंग काम निपटा दिए जाएं, जिन बिलों की चर्चा हेडलाइन में ज्यादा नहीं होती वो भी हैं सामने, तो 2-3 दिन का समय बढ़ाया जाए या न बढ़ाया जाए, इस पर अभी थोड़ी देर में फैसला हो जाएगा, इसलिए अभी कोई अनुमान लगाना मुश्किल है। लेकिन आज जो बैठक हो रही है उसमें ज्यादा बड़ी बात यह तय करने की है कि शुक्रवार को जब ये बजट सेशन होता है जो रिसेस में जाता है, छुट्टी पे जाता है, यानी कि पार्लियामेंट इन सेशन होती है, ऐसी परिस्थिति में आप ऑर्डिनेंस नहीं ला सकते या ऑर्डिनेंस को दोबारा जारी नहीं कर सकते। सरकार के सामने इस वक्त जो संकट है वो ये है कि लैंड ऑर्डिनेंस चूंकि बिल को पास नहीं करा पा रहे हैं या अभी उसमें वक्त लगेगा, उसके लिए जरूरी है कि पुराने ऑर्डिनेंस को या तो दोबारा लाया जाए या अमेंडमेंट के साथ एक नया ऑर्डिनेंस लाया जाए। इसके लिए संसद के इस सत्र का खत्म होना, साइनेडाई एडजॉर्न होना, सत्रावसान जिसको कहते हैं, वो बड़ा जरूरी है। तो सबसे बड़ा फैसला सरकार को और बाकी पार्टियों से बात करके एनडीए गवर्नमेंट को जो लेना है वो ये है कि सदन जो है, संसद जो है, वो रिसेस में जाए या साइनेडाई एडजॉर्न हो, क्योंकि लैंड बिल को रिप्रोमलगेट करना सबसे बड़ा एक उनके लिए चैलेंज है। दूसरे जो 2 बिल हैं, कोल और माइनिंग डेवलपमेंट वाले, उन दोनों बिलों पर चूंकि सिलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट आ चुकी है, उसको अगले 3 दिनों में, शुक्रवार तक सेशन है, उसमें पास कराना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि उसमें राज्यसभा में माइनॉरिटी होने के बावजूद इनको 3-4 पार्टियों का समर्थन मिल गया है। कांग्रेस पार्टी ने अपनी असहमति जता दी है सिलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट्स में, लेकिन वो इसका विरोध नहीं करेगी और पास हो जाने देगी। लेकिन सबसे बड़ी चीज यह है कि लैंड एक्विजिशन के मामले में सरकार क्या रणनीति बनाती है, जिस प्रकार का विरोध विपक्ष करते हुए दिखलाई दे रहा है। संजय जी, अब तक जो सब लोग कह रहे थे कि इजी बिल तो आराम से पास हो जाते हैं, लेकिन जहां पर थोड़ी सी टेढ़ी बात होती है वो दरअसल काफी मुश्किल हो जाती है। आप अब तक के सेशन को किस तरह से देख रहे हैं? जो कामकाज हुआ है, सेटिस्फैक्टरी मान रहे हैं इसको, या आपको लगता है कि आसान चीजें ही हो रही हैं, मुश्किल चीजों में काफी परेशानी हो रही है सरकार? बिल्कुल, इंश्योरेंस या कोल या माइनिंग बिल में बहुत ज्यादा इश्यू नहीं था। सबसे बड़ा मुद्दा था कि जमीन के मामले पर क्या करेंगे। वहां पर हमको पता है, सरकार भी ये समझती है, उसको भी पता है कि राज्यसभा में जब मेजोरिटी नहीं है तो ये काम कैसे कराएंगे। तो हम एक्सपेक्ट करते थे कि जिस प्रकार का पॉलिटिकल कैपिटल नरेंद्र मोदी सरकार के पास है, जिस प्रकार का मैंडेट है, वो ऐसा रास्ता निकालेंगे और विपक्ष को साथ ले पाएंगे। लेकिन विपक्ष को यहां एक मौका नजर आया है कि किस तरीके से अपने सर्वाइवल के लिए कोई पब्लिक का मुद्दा उठाते हुए नजर आए। तो प्रो किसान और इसको इस बिल के सामने खुद प्रो किसान पोजीशन लेकर के और सरकार को एंटी फार्मर, एंटी पुअर प्रोजेक्ट करने की ये कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए सारे 12, 13, 14 पार्टियां इकट्ठा होकर के इसके विरोध में सामने आ गई। इसीलिए ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि मुश्किल सबसे बड़ी यह है कि लैंड एक्विजिशन बिल को कैसे पास कराया जाए, क्योंकि जितना ग्रोथ प्लान है इस बिल को पास कराए बिना पूरा नहीं होगा। लेकिन जिस प्रकार के अमेंडमेंट किए गए हैं उसको लेकर के पब्लिक में जो डिबेट चल रही है या विपक्ष जिस डिबेट को प्रोवोक करने की कोशिश कर रहा है, उसमें लगता है कि ये कॉस्मेटिक चेंजेस हैं, वास्तविक चेंजेस नहीं हैं। जहां तक कंसेंट क्लॉज का सवाल है, सोशल इंपैक्ट असेसमेंट का सवाल है, इसको लेकर के अभी भी विरोध बरकरार रहने वाला है और सरकार को इसी का रास्ता निकालना होगा।
संजय, आपको लगता है कि छवि खराब हुई है साफ तौर पर इस सरकार की, जिस तरह से उन्होंने पहले तो 9 अमेंडमेंट किए, उसके बावजूद भी अब मुश्किल आ रही है? और आपको क्या लगता है कि ये बिल दरअसल अब इस सेशन में तो क्या अगले मॉनसून सेशन तक टलता हुआ नजर आया? क्या आपको डर है इसका? इसको छवि खराब होना नहीं कहेंगे, इसको ये कहेंगे कि पार्लियामेंट की रणनीति के तौर पर आप कितने तैयार थे और कितना बढ़िया प्लान बना रखा था जिसमें आप अपोजिशन को चेकमेट कर सकते थे, वो ये नहीं कर पाए हैं। और अपोजिशन इसमें ये पॉइंट स्कोर करने की कोशिश कर रहा है, जो मैंने बताया प्रो और एंटी पुअर पॉलिटिक्स वाली जो डिबेट चल रही है इस वक्त। मुझे लगता है कि लैंड एक्विजिशन बिल में मुश्किल होगी, ये सरकार को पहले से पता था, वक्त लगेगा ये पता था। दिक्कत ये है कि ये वक्त अफोर्डेबल नहीं है, ये डिले अफोर्डेबल नहीं है, इसीलिए इनको अब तुरंत ये करना पड़ेगा कि जब ये साइनेडाइज कर दें, ऑर्डिनेंस ले आए, फिर जल्दी से एक सेशन बुलाएं, उस सेशन में इस बिल को लेकर के आएं, राज्यसभा इस पर एक व्यू बना ले, वो व्यू बनाने के बाद फिर आप ज्वाइंट सेशन की तरफ जाएं। या तो राज्यसभा पास करा दे आपके बिल को, और अगर फेल कराती है तो फिर आपके पास ज्वाइंट सेशन के लिए रास्ता बनाना होगा, और वो रास्ता तभी बनेगा जब राज्यसभा इस पर एक व्यू ले ले। संजय जी, कल कैबिनेट में जो काले धन को लेकर कानून बनाने की अनुमति मिली है, यहाँ पर एक राय तो ये लेना चाहता हूँ, क्या इस बिल को पास करवाना आसान होगा? और दूसरा, जिस तरह के प्रोविजंस के साथ ये बिल आ रहा है, क्या वाकई में बड़ा कारगर साबित होगा? ये बिल पास कराने में बहुत दिक्कत नहीं होगी। जरूरी नहीं है कि इस बिल को इसी सेशन में पेश किया जाए, हो सकता है कि अगले सेशन में पेश हो और एक डिबेट के बाद इसको पास करा दिया जाए। इसमें अगर मुझे लगता है विपक्ष पॉइंट स्कोर करने के लिए फिर कोई आपत्तियां उठाएगा तो इस कानून को और कड़ा करने की ही बात कहेगा। लेकिन जैसा हम लोगों से सुनते हैं, वो तो ये मान रहे हैं कि एक जो छोटा विंडो मिलने वाला है, यानी आपको कुछ महीने मिलेंगे इस बिल के कानून बन जाने के बाद, जिसमें आप 30% का टैक्स दे करके 30% की पेनाल्टी दे करके बच सकते हैं। लेकिन उस डेट के बाद आपके ऊपर बहुत बड़ी कार्रवाई हो सकती है, बशर्ते आप पकड़े गए। पकड़े जाएंगे या नहीं जाएंगे, ये एक बहुत तिलिस्मी किस्सा होता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इस पर कैसे काम करेगा, किसको पकड़ेगा, कितना पॉलिटिकल विल इसके पीछे होगा, क्योंकि हमको पता है कि ब्लैक मनी के सबसे बड़े जनरेटर्स कौन हैं, पैसा कहां रहता है और कैसे रखा जाता है। तो ये एक बड़ी चीज है। मुझे लगता है कि काले धन की डिबेट एक बड़ी डिबेट पॉलिटिकल और इलेक्टोरल कारणों से बन गई थी, तो जरूरी है कि उसमें एनडीए सरकार कुछ करते हुए नजर आए। और उस प्रकार से देखा जाए तो हेडलाइन के तौर पर तो सुनने में बिल्कुल ठीक ही लगता है कि अगर इस कानून के बनने के बाद आपने अपने आप पैसे नहीं भर दिए, आपने काला धन डिस्क्लोज नहीं कर दिया, तो आपके ऊपर 300% का जुर्माना तो होगा ही होगा, आप 10 साल के लिए जेल जा सकते हैं। तो सुनने में लगता है कि बहुत ही कठोर कानून आने वाला है, लेकिन ये सबूतों पर निर्भर करता है, इन्वेस्टिगेशन की क्वालिटी पर निर्भर करता है, पॉलिटिकल विल पर निर्भर करता है। नेट ये बिल तो पास हो जाएगा, लेकिन शायद अगले सेशन में। और अगले सेशन का मतलब ये है कि बजट का जो दूसरा सेशन होता है, सेकेंड हाफ वाला, अब उसको स्पेशल सेशन कहा जाएगा, जो हमारा अनुमान है कि उसी समय में आएगा, अप्रैल के तीसरे हफ्ते में, जिसमें ये सारी कार्रवाइयां आगे बढ़ाने की सरकार कोशिश करेगी। बिल्कुल, अभी 8 मई को ये सेशन समाप्त होने वाला है। लेकिन संजय जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि आप बताइए, सरकार जब सबसे पहले सत्ता में आई थी तो उसने कहा था कि एसआईटी का गठन करते हैं, और उसके बाद सरकार की कोशिश रही कि कालाधन वापस आए। ये अब कानून आया है तो सरकार काम तो ठीक कर रही है, लेकिन कालाधन इस कानून से वापस आएगा या नया कालाधन यहां से बाहर नहीं जाएगा? आपका क्या व्यू है इस पर? देखिए, यहां से कालाधन बाहर न जाए उसके लिए ये बिल पूरा काम नहीं करता है। उसके लिए कुछ और काम करने होंगे, जिसका संबंध बेसिकली टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन से और टैक्स के रेट से और ट्रांसपेरेंट पॉलिसी से है। मुझे लगता है कि वो एक अलग काम है, जिसका जवाब हमको डीटीसी से मिलेगा, जिसका जवाब हमको एफएसएलआरसी जैसे कार्यक्रमों को और आगे बढ़ाने पर, जो कि फिस्कल साइड में और काम करने की जरूरत है, सिर्फ फाइनेंशियल साइड में नहीं, रेवेन्यू साइड में और काम करने की जरूरत है, उससे जवाब मिलेगा। इस बिल को पास करने के पीछे एक बात और याद रखने की जरूरत है कि अमेरिका का एक कानून बना है फाटका, जिसमें कि अमेरिकी कंपनियों और अमेरिकी नागरिकों ने अगर यहां कोई कमाई की है उसकी जानकारी उनको दे दी जाए, ताकि वो अपने यहां टैक्स ले सकें। उसका कंप्लायंस कराना भी बड़ा जरूरी था। अमेरिका के लिए बिल बड़ा महत्वपूर्ण था। तो इससे ये रास्ता भी फैसिलिटेट हो जाएगा कि अमेरिका जो फाटका कानून बना रहा है, जो अपने कई देशों के साथ दुनिया भर में वो करार साइन कर रहा है, उसको अब भारत भी मानेगा। रेसिप्रोकल बेसिस पे होगा। भारत खुद भी कह रहा है कि ऑटोमेटिक
ऑटोमेटिक इंफॉर्मेशन एक्सचेंज के जरिए हम भी बाहर से इंफॉर्मेशन लाएंगे और अपने आप कार्रवाई करने के लिए हमारे पास एक बहुत बड़ा डेटाबेस होगा। ब्लैक मनी को समाप्त करने के लिए जो सबसे बड़ी चीज है, जिस पर कोई बात नहीं करती, कोई पॉलिटिकल पार्टी बात नहीं करती, वो है कि आप इलेक्टोरल रिफॉर्म और पॉलिटिकल रिफॉर्म को शुरू करेंगे कि नहीं। जब तक वो नहीं करेंगे, ये सब सिर्फ सिम्टम का इलाज है। और एक डिबेट और चलेगी आने वाले दिनों में, वो होगा कि वॉलंटरी डिस्क्लोजर का जो एक छोटा विंडो दे रहे हैं, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप कोई एमनेस्टी स्कीम नहीं ला सकते, तो उस स्थापना को, उस आदेश के अराउंड कैसे काम किया जाए और एक रास्ता कैसे निकाला जाए कि एमनेस्टी कहना भी ना पड़े, आम माफी कहनी भी ना पड़े, लेकिन स्वेच्छया लोग अपनी तरफ से काली कमाई को प्रकट कर दें और बड़ी कार्रवाई करने से बचें। हमको लगता है कि इसमें थोड़े बहुत पैसे आएंगे, बहुत ज्यादा पैसे आने की उम्मीद अभी भी नहीं है, क्योंकि जिसको फंड को, काले को सफेद करके दुनिया भर के ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम में जो तरीके बने हुए हैं, वो अभी 50 रास्ते खुले हुए हैं। इसलिए मुझे नहीं लगता कि हम लोगों को कहीं भी इसमें इस खुशफहमी में रहना चाहिए कि बस अब तो काले धन के दिन लद गए। बिल्कुल, तो ये होगा इंटरेस्टिंग देखना कि किस तरह के डेवलपमेंट आगे होते हैं। लेकिन फिलहाल पार्लियामेंट पर नजर होंगी, देखना होगा सेशन आगे बढ़ाने की जो आज सरकार की तैयारी, उस पर क्या डेवलपमेंट होते हैं। शुक्रिया संजय जी इस पूरे एनालिसिस के लिए। इस बीच बाजार कमजोर होते हुए 115 अंकों का नुकसान, सेंसेक्स में निफ्टी 35 अंक नीचे 8700 के नीचे फिसलता हुआ। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद बाजार में क्या हुआ, आपकी रणनीति, कौन से शेयरों में निवेश का बनेगा मौका, बताएंगे आपको। हमारे साथ जुड़ेंगे सेंट्रम वेल्थ मैनेजमेंट के कुंज बंसल इस ब्रेक के बाद। स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। बाजार पर नजर डालिए, दिन के निचले स्तर पर कारोबार करता हुआ 120 पॉइंट नीचे सेंसेक्स है और निफ्टी भी देखिए 8700 के नीचे ट्रेड करता हुआ। मिड कैप इंडेक्स जो कुछ देर पहले 0.5% मजबूत था, अब मात्र 1/4% ही मजबूती यहां पर बची है। एचडीएफसी, आईसीआईसीआई बैंक जैसे दिग्गजों में प्रेशर देखने को मिल रहा है। टीसीएस जैसे डिफेंसेस भी आज बाजार का साथ नहीं दे रहे, यहां पर भी आप देखिए दबाव ही झेलना पड़ रहा है। ऐसे में अब आगे की चाल बाजार की कैसी रह सकती है, चलिए इसी पर चर्चा करते हैं। सेंट्रम वेल्थ मैनेजमेंट के ईडी और सीआईओ कुंज बंसल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हाय कुंज, गुड मॉर्निंग। कैसे देख रहे हैं आप भारतीय बाजारों को, जिस तरह से वॉलेटिलिटी देखने को मिल रही है, और एफओएमसी की बैठक जो आज जहां आउटकम निकल कर आएगा, उससे आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? शॉर्ट टर्म में डोमेस्टिक ट्रिगर्स बाजार में खत्म हो गए हैं और ये हफ्ता थोड़ा सा वोलेटाइल रहेगा इंटरनेशनल ट्रिगर्स के तहत। तो जैसा हम सभी को मालूम है कि आज शाम इंडिया मार्केट बंद होने के बाद में यूएस में फेड का मीटिंग है और ग्लोबल मार्केट्स और इंडिया मार्केट भी कीनली उसका क्या आउटकम रहता है उसके लिए रुके हुए हैं। ऑफ कोर्स हम पीक से करीब 6-7% का लार्ज कैप इंडाइसेस में करेक्शन देख चुके हैं, तो मुझे नहीं लगता कि मार्केट में यहां से बहुत ज्यादा मंदी शॉर्ट टर्म में है। मार्केट एक रेंज बाउंड मूवमेंट में रहेगा और विद इन दैट वापस स्टॉक स्पेसिफिक अपॉर्चुनिटीज देता रहेगा। हाँ, गिवन ये बात की जैसा मैंने कहा यूएस फेड का मीटिंग है, तो उस हिसाब से शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए कॉल लेना थोड़ा सा मुश्किल होगा, पर मीडियम टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए ये जो करेक्शन आया है, ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी इन्वेस्टर्स को दे रहा है। तो क्या आप ये कह रहे हैं कि बाजार में 8400, 8500 से नीचे की डाउन साइड रिस्क नहीं है और उस लिहाज से इन इवेंट्स के बाद हो सकता है अगले फाइनेंशियल ईयर यानी कि अप्रैल में फिर से बाजार 9000 या उसके पार जाने की कोशिश करते हुए दिखे? इंडेक्स लेवल तो प्रेडिक्ट करना हमेशा मुश्किल होता है, स्पेशली टेक्निकली उस बेसिस पे करें तो हो सकता है, जो मुझे नहीं आता है। लेकिन फिर भी मुझे लगता है, जैसा मैंने कहा कि यहां से बाजार 84-85 तो फिर भी थोड़ा बहुत करेक्शन है, मुझे नहीं लगता उतना भी करेक्शन होगा। 8650 जो शायद हम के आसपास जो हम परसों थे, मुझे लगता है वही एक मार्केट का शॉर्ट टर्म में बॉटम रहेगा। उल्टा जैसा आपने आगे पूछा, उसका दूसरा यह है कि कल के इन्फ्लेशन जो नेगेटिव नंबर आया था, उसके बाद में किसे पता है कि अगले से अगले हफ्ते जब आरबीआई का क्रेडिट पॉलिसी है अप्रैल के फर्स्ट वीक में, अगर आरबीआई एक और इंटरेस्ट रेट कट कर देता है तो मार्केट सडनली ऊपर मूव हो जाएगा। तो उस हिसाब से, और इनफैक्ट उसके पहले अगर यूएस फेड का कल सुबह जब हम वापस बाजार खोलेंगे तब तक उस टाइम में उनका क्या आउटकम रहता है, वो एक फिर से पॉजिटिव सेंटीमेंट का रीजन हो सकता है। तो इसलिए मुझे, जैसा मैंने कहा, मुझे नहीं लगता है डाउन साइड है और अपसाइड जरूर है।
शॉर्ट टर्म में ट्रेडिंग के लिए अभी कॉल लेना मुश्किल है, पर मीडियम टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा अपॉर्चुनिटी है। जिस तरह से संसद में कार्रवाई चल रही है इस समय, हम देख रहे हैं MMDR और कोल माइन पर जो सिलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट थी वो आ चुकी है, और अब सब देखना चाहते हैं कि लैंड बिल पर सरकार किस तरह से आगे बढ़ती है। आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस है खासतौर पर इस बिल को लेकर? आपको लगता है सत्र बढ़ेगा तो ये बिल पास हो जाएगा, या आपको लगता है आगे आने वाले सत्र में ये टल सकता है? मैं राजनीतिक विश्लेषक नहीं हूं, इसलिए मुझे बहुत ज्यादा इस बारे में बोलना ठीक नहीं होगा, पर फिर भी एक मार्केट विश्लेषक के रूप में मैं 2-3 चीजें, मेरा जो व्यू है, जो हमारा व्यू है, उसके बेसिस पे कहूं तो एक तो यह है कि सबसे पहले बाजार में इंपैक्ट की बात करें तो शॉर्ट टर्म डेवलपमेंट के हिसाब से शॉर्ट टर्म इंपैक्ट बाजार में होते रहेंगे, पर अगर हम उससे थोड़ा सा आगे बढ़ें तो गवर्नमेंट के पास रिफॉर्म्स करने के लिए 2 तरीके हैं। एक है एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स और एक है लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स। तो अभी जो पार्लियामेंट चल रहा है या जब भी सेशन चलता है तो जो भी बिल पास कराने पड़ते हैं वो लेजिस्लेटिव रिफॉर्म के तहत रहते हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारी पावर गवर्नमेंट ऑफ द डे को, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द डे को एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स के थ्रू ही करने की बहुत कुछ मिली हुई है, जो हमने देखा है कि पिछले कुछ वर्षों में गवर्नमेंट्स ने बहुत इफेक्टिवली यूज नहीं की है, और ये गवर्नमेंट उसको थोड़ा थोड़ा यूज कर रही है। अगर और ज्यादा एग्रेसिव हो जाता है तो मुझे लगता है बहुत ज्यादा यूज करेगी, तो उसी से हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ को बहुत सारा मोमेंटम मिल सकता है, और उस पे हम ज्यादा बैंक कर रहे हैं। इनफैक्ट हमारा लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स पे बिल्कुल भी बैंकिंग इंडिया की इकोनॉमी को ग्रोथ पुश करने के लिए या मार्केट में पॉजिटिविटी लाने के लिए नहीं है। उल्टा हमारा ये, मुझे लगता है कि ये लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स को पास कराना गवर्नमेंट के लिए बहुत मुश्किल होगा, एंड टू दैट एक्सटेंट हम लोग तो पॉजिटिवली सरप्राइज्ड हैं कि इंश्योरेंस बिल कम से कम गवर्नमेंट ने पास करा लिया है। तो गोइंग बैक, बहुत छोटे में मैं कहूं तो मुझे नहीं लगता गवर्नमेंट लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स को बहुत ज्यादा करवा पाएगी, और नहीं भी करवा पाती है तो भी उससे बाजार पे मेरा व्यू नेगेटिव नहीं रहता है। मुझे लगता है एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स के थ्रू गवर्नमेंट के पास करने के लिए बहुत कुछ है और वो गवर्नमेंट कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया कुंज आपका, हमारे वक्त निकालकर आज बाजार पर अपनी राय हमारे साथ शेयर करने के लिए। और इस बीच बाजार थोड़े से ऊपर के लेवल से प्रॉफिट बुकिंग का शिकार होते हुए दिख रहे हैं, लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों ने आज भी तेजी बरकरार रखी है। पहला सौदा में आज के लिए इतना ही। ना बने रहिए CNBC आवाज के साथ। ब्रेक के बाद हाजिर करेंगे आवाज IPL। नमस्कार।